अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, आज बात होगी क्रिकेट की। क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। भारत के जो इस वक्त के कप्तान हैं T20 के, पांड्या, उन्होंने ये कहा था एक टाइम पर कि अगर भारत की दो टीम्स हों तो दोनों फाइनल खेलें, तीन टीम बना दें अब प्रेजेंट भारत की टीम की, तो हम तीन टीमें भारत की ही सेमीफाइनल खेलें। तो देख लिया फिर वेस्ट इंडीज़ से कैसा फाइनल दिया वेस्ट इंडीज़ ने। और जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, लिमिटेड क्रिकेट हो जाए, आपके क्रिकेटर्स बाहर जाके खेलने का एक्सपोजर ना रखते हों, दूसरे क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स ही ना समझते हों और अपने मुल्क से बाहर क्रिकेट ही ना खेलने जाते हों, तो फिर यही होता है कि जब इस तरह के एक्सपोजर ख़त्म होते हैं, इस तरह की क्रिकेट एंगेजमेंट्स कम हो जाती हैं और फिर सबसे ज़्यादा क्रिकेट भारत पाकिस्तान खेला करते थे, तो बायलैटरल सीरीज़ भी भारत ने तबाह की पाकिस्तान के साथ। बड़े बड़े इवेंट्स में ना खेलने की रिवायत भी भारत ने ही रखी पाकिस्तान के साथ, और फिर अभी एशिया कप की तबाही की वजह भी भारत ही बन रहा है। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भारत के ऊपर पड़ रहे हैं और बड़े ख़तरनाक तरीके से पड़ रहे हैं। और दिखाई दे रहा है कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई नई टीम हो, कोई बच्चे हो, ये वही लड़के खेल रहे हैं जो ऑलरेडी भारत की टीम में, सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा की एब्सेंस में ये सारी टीम खेल रही थी, बाकी वही टीम थी। तो देख लिया फिर वेस्ट इंडीज़ ने कमाल का रिजल्ट दिया और खुश किया। फिर उसको ट्रोलिंग की गई तो डैरन सैमी सामने आए, उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम है और पाकिस्तान ने, ये भी दो टीमों का नाम लिया, उन्होंने कहा कि इन दो से जीतना और इन दो के बारे में ये कहना कि हम बड़े आराम से जीत जाएंगे, ये वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। ये बात बिल्कुल ठीक थी। अब है जी एशिया कप, अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ और आगे है वर्ल्ड कप, इस पर करेंगे बात। ख़वातीन क्रिकेटर्स के हवाले से बहुत अच्छा ऐलान किया ज़का अशरफ साहब ने, और फिर उनके आज कॉन्ट्रैक्ट का मामला भी हल हो गया और उनको भारी मुआवजों के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। और जिन जिन प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं वो एक लंबी लिस्ट है, उनमें से कुछ प्लेयर्स आपको आज हम बताएंगे भी। रिजवान हैदर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट कमेंटेटर काशिफ शबीर भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई, सर पहले तो ज़रा शुरू करते हैं ना, दो टीमें हों तो हम फाइनल खेलें, तीन टीमें हों तो हम सेमीफाइनल तीनों टीमें ही खेल लें, फिर इतना अच्छा हमने फाइनल देखा वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का। सबसे पहले तो ये कि आपको अगर याद हो 90s में ऑस्ट्रेलिया ने भी ये किया था। देवर ऑन अ विनिंग स्ट्री, बहुत अच्छी उनकी टीम थी, हर एक को हरा रहे थे। आई थिंक वो 15 कंसेक्यूटिव 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच भी जीते। तो एक बेंसन एंड हेजेस सीरीज में उन्होंने पाकिस्तान भी था शायद, और उन्होंने कहा कि जी हम दो टीमें खिलाएंगे। दे विल नॉट गेट इंटरनेशनल स्टेटस उनके मैचेस को, लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और वो बुरी तरह फेल हुआ। बिकॉज ये इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपकी कैपेसिटी, आपका एक्सपोजर क्या है। अगर इतना आसान होता तो फिर सारी टीमें ऑस्ट्रेलिया की होती, छः छः टीमें भी खिला लेते, बाकी टीमें दो दो खिला लेती। एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ तीन टीमें भी खिला लेती। लेकिन ये जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कि एक तो ये गेम एक्सपर्टीज मांगती है। आपने ये जो सीरीज देखी, ना सिर्फ ये कि T20 सीरीज हारी इंडिया की टीम, बल्कि एक वनडे इंटरनेशनल भी वेस्ट इंडीज को हराया। वेस्ट इंडीज ने हराया इंडिया को। आप उसको दूसरे सेंस में देखें कि वेस्ट इंडीज की वो टीम है जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं की। बिल्कुल सो सही। बेशक आपके दो प्लेयर ना हो, विराट कोहली या रोहित शर्मा, लेकिन इसका आपको ये भी पता चलता है कि क्रिकेट इतनी लिमिटेड होती जा रही है कि, और डिफरेंस इतना कम है टीमों के बीच में, कि आप एक भी प्लेयर मिस करें तो साथ ही आपका 5 पलट सकते हैं, जो कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को भी देखा। जब आपने 3 से 4 प्लेयर्स को रेस्ट कराया तो पाकिस्तान लॉस्ट द T20 सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान। यानी कि छोटी टीमें जो है वो इतनी इंप्रूव कर रही है कि डिफरेंस कम होता जा रहा है। अभी आप देखें स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड, आयरलैंड जिस तरह खेल रही हैं, वो लगता नहीं है कि उनके मुल्कों में शायद फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ही नहीं है, लेकिन व्हेन दे कम्पीट इन द शॉर्टर वर्जन तो फिर वो कम्पीट कर रही होती हैं। और इंडिया को ये बड़ी अच्छा लेसन मिला होगा। हालांकि उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि कुछ तजर्बे भी किए हैं, बट इट्स अ गुड साइन, और इट शोज कि वेस्ट इंडीज बेशक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, बट देर स्टिल नॉट आउट। बहुत अच्छे। हाँ जी काशिफ भाई, फिर यही बात आपसे। देखें, पहली बात तो ये है कि हमेशा से हम ये बात डिस्कस करते रहे हैं कि इंडिया की टीम जो है थोड़ी सी ओवर रेटेड टीम है। अगर आप इसका जायज़ा लें पूरी टीम का, तो आप देखें कि इंडिया को मार कहाँ पड़ रही है। इंडिया को मार पड़ रही है उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बॉलिंग को लीड करता था बुमराह और उसके साथ होता था भुवनेश्वर कुमार, और अब वो दोनों टीम में मौजूद नहीं है। शामी भी टीम में मौजूद नहीं है। अब रह अश्विन भी गया नहीं है ना, स्पिन में अश्विन भी अर्श। नहीं है। नहीं, आप अगर अगर आप बात करें उसकी पेस पेसर्स अटैक की, की। तो सिर्फ 38 बाकी रह गए हैं जो पेस अटैक को लीड कर रहे हैं।
बॉलिंग वहां पर उनको मार पड़ रही है। उसके अलावा अगर आप बैटिंग में देखें तो सूर्या कुमार जो है उनका यादव, वो उसका बड़ा नाम था। शुभमन गिल का बड़ा नाम था कि जी 2 बड़े प्लेयर हैं। ये सब वो देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस आईपीएल में, और आईपीएल वो समझते ऐसे हैं कि जिस तरह आईपीएल खेलने का मतलब है कि आपने इंटरनेशनल रैंकिंग का कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया और वहीं से उनकी पूरी टीम की ग्रूमिंग और पूरी टीम उनकी बनती है। तो हमने तो हमेशा से देखा है, आप पिछले टी20 देख लीजिए, 2 वर्ल्ड कप हुए, उसमें इंडिया की क्या पोज़ीशन रही। पाकिस्तान ने दोनों में जो है वो क्वालीफाई किया, एक में सेमीफ़ाइनल खेला, एक में फाइनल खेला। उसके अलावा बाकी भी अगर आप टूर्नामेंट देखें तो इंडिया उस हिसाब से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा अपने टूर्नामेंट्स में। तो इसलिए इंडिया के लिए प्रॉब्लम तो है। इंडिया ज़्यादा डिपेंड करता था विराट कोहली के ऊपर, रोहित शर्मा के ऊपर, वो अपने टर्मिनल डिक्लाइन पर हैं और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम्म। अब जब पांड्या को बनाया गया था कैप्टन, तो बात ये हो रही थी कि पांड्या के कैप्टन बनने के बाद टीम जो है एक ओवरऑल टीम में एक बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, और तमाम टी20 के प्लेयर्स हैं, 360 खेलना जानते हैं, सब कुछ है। लेकिन वो सब पोल जो है वेस्ट इंडीज़ के सामने खुलकर सामने आ गए। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को अपने स्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को खोलने की ज़रूरत है। काशिफ शफीक आईपीएल से साहब, निकल के एक बाहर चीज़ मैं देखने आपको की ज़रूरत है। बताऊं, जहां पर बार बार उनके सीनियर क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं, कपिल देव साहब को भी मैंने बारहा बोलते सुना, फिर सुनील गावस्कर भी इस पे ऑन एंड ऑफ बात करते हैं, अब तो सचिन तेंदुलकर भी ये बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि आप सिर्फ पैसे की इन्वॉल्वमेंट से क्रिकेटर नहीं बना सकते भाई, आपको काम करना होगा, क्रिकेटर्स को आज़ादी देनी होगी, खेलने के मौके उनके क्रिकेटर एक कूजे में बंद हो गए हैं, अपनी मुल्क में क्रिकेट खेलते हैं और फिर फॉरेन सॉइल्स पे जाके वो जिन्हें बड़े बड़ा क्रिकेटर कहते हैं, शुभमन गिल अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया जैसे वो इंडिया के अंदर करता है, क्या कहते हैं? इसीलिए इसीलिए तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उनको आईपीएल से बाहर निकल के एक पूरा अपने क्रिकेटर्स को एक माहौल देना पड़ेगा, वो मुख्तलिफ लीग्स में खेलें। अब दुनिया में आप बाकी क्रिकेटर्स देख लें, वो तमाम दुनिया की लीग्स खेलते हैं, हर किस्म की विकेट के ऊपर उनको खेलना आ जाता है, हर किस्म के बॉलर के साथ वो खेलते हैं, वो जेल इन हो जाते हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ, उनको मुख्तलिफ प्लेयर्स के मुख्तलिफ टीमों की टेक्निक का पता चलता है, तो उससे उनकी क्रिकेट ओवरऑल इम्प्रूव करती है। अभी बड़ी बातें हुई कि पाकिस्तान के मेन प्रीमियर प्लेयर्स जो हैं वो देखें, कोई श्रीलंका में खेल रहा है, कोई कनाडा में खेल रहा है, कोई 100 लीग खेल रहा है। तो ये तमाम का टेस्ट ले रहे हैं अपने प्लेयर्स, और काउंटी भी खेल रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स। तो वहाँ से उनका एक्सपीरियंस भी बन रहा है, उनकी ग्रूमिंग भी हो रही है। मैं समझता हूँ ये चीज़ लैक कर रही है इंडियन क्रिकेट के और अंदर, थोड़े और बड़े इंडिया बोल भी हैं ना रिजवान भाई, को थोड़ा बड़ा बोल भी है ना, हर चीज़ में अपने आप को वो सुपर हीरो समझने की कोशिश में फिर पाकिस्तान से 152-0 वाला भी हमने देख लिया। नहीं वो तो खैर कोई वन ऑफ मैच था, लेकिन मैं सर वन ऑफ नहीं था यार, ये क्या बात है, वन ऑफ मैच क्या, ये कोई ऐसा आसान मैच था? वर्ल्ड कप का मैच था, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वन ऑफ क्या होता है यार? वर्ल्ड कप का मैच था, वो तो कभी वर्ल्ड भी कप हो के मैच सकता में है। हराया हमने, अच्छा हम भी इंडिया हरा दे तो वो वन ऑफ नहीं होता? नहीं वो नहीं कहने नहीं, लगे हैं कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान काशिफ भी ने उस तरह के कहने मैचेस लगे जीता है हैं। इंडिया भी। अच्छा नहीं, एक चले, मिनट यार, आप बोले, आप देखिए बोले। मेरा जो कहने का मतलब है कि ये जायसवाल, शुभमान गिल, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। द ओनली थिंग इज कि जब आप एकदम इनके ऊपर से साया उठा देते हैं ना, रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, केएल राहुल का, इनको आते पड़ी हुई हैं टी20 मैचेस इंटरनेशनल खेलने की, जिसमें 1 2 3 पे वो तीनों आते थे और आपको इतना स्टैंड मिल जाता था कि 4 5 6 पे आप स्कोर तेज कर सकते थे सही। या आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। जब वो तीनों निकले हैं तो आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया, वो इनको आदत नहीं है उस प्रेशर की, उसको उसमें इन बच्चों को टाइम लगेगा। इवन पाकिस्तान के भी आपने देखा, जब अफगानिस्तान वाली सीरीज थी, तो जैसे ही बाबर और वो निकले, हम ये नहीं कहते कि ये साय मजूब में टैलेंट नहीं है या हारिस में टैलेंट नहीं है, लेकिन उनको ये वो मिसाल ठीक है। एक्सपोजर, ये ट्रांजिशन होती है एक एक करके, कि आप एक को निकालें और साथ उसके एक सीनियर प्लेयर लेकिन एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ रिजवान भाई, ड्रॉप कर एक देते। डिफरेंस लेकिन मेरा ख्याल है। जब आप सारे निकालते हैं ना, हाँ जी, हाँ मैं जी, ये बोले कह रहा हूँ, बोले। जब सारों को आप इकट्ठा निकालते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। और ये तजर्बा तो आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देखा, जो कि पिछले 30 साल से डोमिनेट कर रही है इंटरनेशनल टीम्स को। जब स्टीव वो, मार्क वो, शेन वो, मकग्रा इकट्ठे निकले, तो बीच में 2-3 साल का पैच आया था जब ऑस्ट्रेलिया को जाके इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। तो ये हर टीम पे पैच आते हैं। सूर्य कुमार यादव हमेशा से जो अच्छा खेल रहे हैं, वो नंबर 5 और 6 पे खेल रहे हैं। अभी आप उसको जब 2 और 3 पे बैटिंग कराते हैं, या आप पांड्या से ओपन करा रहे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस है उसमें, लेकिन ही इज अ मीडियोकर, मीडियम पेसर टाइप, अजहर महमूद टाइप बॉलर है। जब वो बॉलिंग ओपन करना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर वो बैट्समैनों पर वो प्रेशर नहीं होता जो एक भुवनेश्वर कुमार का या शामी का होता है।
सही, बिल्कुल सही। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाब रियाज ने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। वहाब रियाज का 15 साल का करियर है और बड़ा अच्छा करियर है जी। 27 टेस्ट मैचेस खेले, 91 वनडे मैचेस खेले, 36 उन्होंने T20 मैचेस खेले और इसी तरह उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए विकेट्स लिए उस पर भी बात करेंगे, फिर वहाब रियाज के करियर पर भी और फिर आने वाली सीरीज़ जिसमें पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक जी। मैंने कहा था ज़रा बात करेंगे वहाब रियाज के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। ख़वातीन को बड़े अच्छे मुआवज़ों के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। मेल क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ताख़ीर का शिकार है, उसकी बहुत ज़्यादा रीज़न है। बाबर आजम की शादी, ओ हो, इस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि जी बाबर आजम की शादी नवंबर में हो रही है, इस तरह। अब ये इत्तलात हैं जो फैमिली ज़रा ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की शादी कोई नवंबर में नहीं हो रही है, अभी 1 साल है, यानी अगले साल जाके देखा जाएगा उनकी शादी के लिए। चूँकि अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कलोड है उन पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है, उस वजह से उन्हें ये मामलात में अभी उलझना नहीं है और इसमें अभी नहीं पड़ना। तो चले जी, ये चीज़ भी ज़रा सी क्लियर हो गई क्योंकि बाबर आजम इस वक्त वन ऑफ द पॉपुलर प्लेयर है इन द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोग उनकी शादी हो, कुछ भी चीज़ हो, उसके बारे में बात करना चाहते भी हैं और सुनना चाहते भी हैं। काशिश अभी रिजवान इधर हमारे साथ मौजूद है। रिजवान भाई, वहाब रियाज करियर 15 साल पे मुहित, उन्होंने 83 टेस्ट विकेट्स, 120 वनडे विकेट्स और इसी तरह 34 उनकी T20 विकेट्स हैं जनाब आली। सर जाया हो गया, बिल्कुल जाया हो गया। देखें उसने 51 टीमों से मैच खेले, मैं अभी वैसे ही देख रहा था, वो पाकिस्तान अंडर 17 से शुरू हुआ, यानी कि वो ये नहीं था कि अंडर 17 के ज़माने में आइडेंटिफाई नहीं हुआ या लेट आइडेंटिफाई हुआ। और 50 टीमों से उसने खुलना टाइगर और लाहौर और कैंट और हैदराबाद रीजन, कंदहार नाइट्स, कोई जगह नहीं छोड़ी। बट जस्ट टू प्ले 27 टेस्ट मैचेस एट हिज पेस, जो कि एक फास्ट बॉलर था, हालांकि 400 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं उसकी, सो ही इज बीन अ वेस्ट, ही इज बीन पैची इसलिए कि वो अच्छे अच्छे स्पेल कराते थे, एकदम बैट्समैन को डरा के रख देते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। वो लंबे स्पेल्स नहीं करा सकते थे। 3 मैच की जो सीरीज है वो पूरी 3 सीरीज नहीं खेल सके, फिटनेस के कंसर्न्स रहे। सिर्फ 90 वनडे इंटरनेशनल्स खेले, 36 T20s वो तो चलो बाद में शुरू हुए, बट व्हाट अ टैलेंट ही कुड हैव बीन। ये वो था जो 200-250 विकेट लेने के काबिल बॉलर था। इसका इतना लंबा स्पैन था पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस स्पैन में सिर्फ 27 मैच खेलना जो है ना, उसने अपने साथ खुद ज्यादती की है। ही कुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेयर फॉर पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ा लॉस है। हाँ जी काशिफ भाई, वहाब रियाज। मुझे लगता ये कि वहाब रियाज इतना ही काबिल था प्लेयर जितना उसने खेल लिया, इससे ज़्यादा वो प्लेयर नहीं था। अगर आप देखें तो उसके पास सिर्फ एक वेपन था, वो थी उसकी पेस। उसके अलावा अगर आप कहें जी कि बहुत कोई मूवमेंट थी उसके पास या कोई वो बॉल को स्विंग का बड़ा मास्टर था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। फील्डिंग में बिल्कुल ज़ीरो था, फील्डिंग उसको करनी नहीं आती थी, थ्रो उससे होती कोई नहीं थी। तो आप बॉलिंग में अगर आप बात करें तो पेस अटैक मैं उसको कंपेयर करूँगा समी के साथ, जो कराची के फास्ट बॉलर थे। आप देखें उनकी पेस भी कितनी ज़्यादा पेस थी, लेकिन उनका भी यही प्रॉब्लम था। उनके पास सिर्फ एक वेपन था जो कि थी पेस, उसके अलावा और कुछ नहीं था उनके पास। इसीलिए वो भी इतने कामयाब नहीं रहे। आप समी की रिजवान ने बात सही कर रहे कहा, हैं, मोहम्मद समी की। पैचेज़ में परफॉर्म किया और इन्होंने भी पैचेज़ में परफॉर्म किया, लेकिन कंसिस्टेंसी इनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वेस्ट नहीं, मेरा ख्याल है इतने इसी काबिल थे, इतने ही प्लेयर थे और इतना ही वो अपने आप को दिखा सके। अगर आप एग्जांपल लें रज़ाक की, एग्जांपल लें अज़हर महमूद की, उनकी पेस कहीं कम थी वहाब रियाज से, लेकिन उन्होंने अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करनी शुरू कर दी। उनके पास मूवमेंट थी, सीम मूवमेंट थी उनके पास, स्विंग थी उनके पास, जिसकी वजह से वो बैट्समैन को तंग करते थे। हर किस्म का बैट्समैन उनसे तंग होता था, लेकिन वहाब रियाज में वो प्रॉब्लम थी। वहाब रियाज के पास पेस के अलावा कुछ नहीं था। आप देखें शेन वॉटसन के वो जो उन्होंने एक स्पेल किया, उसके अलावा कौन सा ऐसा यादगार स्पेल है, या इंडिया में उन्होंने एक अच्छा स्पेल किया था, कौन सा ऐसा यादगार स्पेल है जिसको आप याद रखें, जिसको आप कहें कि ये वहाब रियाज का खासा था? अच्छा रिजवान भाई। जी जी जी। नहीं, मैं समी 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 की मैं तारीफ करना चाहूँगा। समी शायद प्रोबेबली फास्टेस्ट बॉलर थे, लेकिन उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि 50 से ज़्यादा जो टेस्ट विकेट्स ली है ना किसी भी बॉलर ने दुनिया में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, उस पर जो हाईएस्ट एवरेज है वो समी की है, 52.74, 85 विकेट्स इन 36 मैचेस। मतलब उसने तो प्रूव किया है कि यार आप
जिधर मर्जी स्पीड पे करा ले, मैंने आउट नहीं करना, मैंने चौका ही खाना, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। यार ये सो क्या बात। समी को उसके साथ कंपेयर करना थोड़ी सी ज्यादा। समी उससे बिल्कुल फारिग बॉलर था, उससे ज्यादा पेस थी, पर वहाब वाज स्लाइटली बेटर, बल्कि मच बेटर देन मोहम्मद समी। तो ये मैं काशिफ से थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। नहीं, आज पहले इन्होंने सही बोला है, स्लाइटली वाला लफ्ज़ मैं एग्री करता हूँ इनके साथ। तो बड़ी बात है, ये दो हजरात किसी एक चीज़ पे एग्री कर जाए, ये तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा काशिफ भाई, खवातीन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल गए हैं, 74 क्रिकेटर्स को मिले हैं। अच्छी चीज़ ये है 59 खिलाड़ी इमर्जिंग से हैं, अंडर 19 कैटेगरी से भी ताल्लुक़ रखती हैं खिलाड़ी। 14 क्रिकेटर्स वो हैं जो पहले से ही सीनियर कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अब फीमेल क्रिकेटर्स भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गए हैं, और डोमेस्टिक के लिए ख़ास तौर पर। जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप देखें बड़ी तेज़ी के साथ वुमेन क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया में प्रमोट हो रही है। आप इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आप एशेज़ देख लें, आप 100 लीग देख लें, आप बीबीएल जो होता था, बिग बैश लीग, वो वुमेन का शुरू हो गया है। तो इसलिए पाकिस्तान को भी बड़ी तेज़ी के साथ इस पे काम करना पड़ेगा और देखें, किसी चीज़ को भी आपने प्रमोट करना है, उसको आपको कमर्शियलाइज़ करना है। उसके साथ इंसेंटिव को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा और जितने ज़्यादा कमर्शियल करेंगे, जितने ज़्यादा इंसेंटिव इन्वॉल्व होंगे, जितने अच्छे इनको पेरोल पे रखेगी पीसीबी, उतना ही ज़्यादा क्रिकेटर्स जो हैं वो सामने आएँगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट का पूल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है और उस पूल में से फिर आप छांटी करें, प्लेयर्स निकालें और बिल्कुल मेन क्रिकेट की तरह उसी तरह इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। हम सुन रहे थे कि डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, डिपार्टमेंट को रिवाइव किया जा रहा है। अगर डिपार्टमेंट रिवाइव हो रहे हैं तो वुमेन क्रिकेटर्स को भी इन डिपार्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो फिर ये क्रिकेटर्स जो हैं वो बेहतर आएँगे और इनके पास लोकल मैचेज़ हों, शायकीन क्रिकेट जाएँ देखने के लिए, कमर्शियल्स इसमें इन्वॉल्व हों, टीवी इन्वॉल्व हो, तो फिर आप देखिएगा कि क्रिकेट जो है बड़ी तेज़ी के साथ वुमेन क्रिकेट भी प्रमोट करेगी। टैलेंट इस क्रिकेट में भी ख़वातीन का बहुत अवेलेबल है पाकिस्तान के पास और वो निकलेगा। अब वो ज़माना नहीं है पाकिस्तान में भी कि लोग जो हैं वो थोड़ा दकियानूसी सोच रखें और लेडीज़ क्रिकेट को प्रमोट ना करें या बच्चियों को खेलने के लिए आगे ना लेकर आएँ। अब वालिदैन भी प्रमोट करते हैं और जब उनको पता लगेगा कि ये इंसेंटिवाइज़ हो गया है ये क्रिकेट, तो आई एम श्योर कि वो अपनी और ये ख़वातीन को वाकई आपने क्रिकेट अच्छा कहा, और मैं इसका खैर क्रेडिट भी देता हूँ, इस पर काम हो रहा था, पीसीबी ने ये एक अच्छा कदम उठाया रिजवान भाई। और 74 के करीब यार डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलना, क्योंकि डोमेस्टिक नहीं थे पहले, अब डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी, मेरा ख्याल है, हौसला अफजा बात है वुमेन क्रिकेट की प्रमोशन के लिए भी। रिजवान भाई। जनाब बिल्कुल मैं एग्री करता नाराज़ हो गए हूँ। बड़ी रिजवान अच्छी भाई। बात है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी सपोर्ट किया है। जो सबसे मज़ेदार इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने उनको लिमिट नहीं किया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए। आपने 7 मुख्तलिफ शहरों में स्टेडियम में उनको फैसिलिटेट किए हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज द पूल। जब ये पेरेंट्स को भी पता होगा कि सेफ्टी है, दूसरे शहर नहीं भेजना, तो फिर वो बच्चियां जो है वो खेलने आ सकती हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंकरेजिंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा जी, अब मुझे जनाब अली बात करनी है आप लोगों से पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर और दीगर मामलात जो इस वक्त चल रहे हैं पीसीबी के हवाले से। और फिर अब सुनाई यही दे रहा है कि मामलात थोड़ा लंबा अरसा चल रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी बैठेगी और फिर अगली गवर्नमेंट आएगी और फिर देखेंगे। अभी अगली गवर्नमेंट का भी कोई पता नहीं है कि वो कब तक आती है। तो अच्छा, ये जो सेटअप है ज़का अशरफ साहब का, उनकी टीम, फिर वो जो टेक्निकल कमेटी, मिसबाउल हक का आना, राशिद लतीफ़ साहब का उसमें ना होना, लेकिन इंतमामुल हक साहब का चीफ सेलेक्टर होना, तो ये सारी चीज़ें कैसे देख रहे हैं रिजवान भाई? को बड़ी तब्दीलियां वैसे नहीं हुई हैं। देखिए, ज़का अशरफ पहले भी रह चुके हैं और इसी तरह मिसबा इंतजाम उसके पार्ट रहे हैं। मुझे जो सिर्फ स्क्वाड में थोड़ा सा जो एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ था और इसके लिए मुझे एहसान उल्ला नजर नहीं आया, बिकॉज समबडी वाज बॉलिंग एट 152, उसको आपने एक आध मैच खिलाया, सो ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द कैजुअलिटीज जिसको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया फॉर अननोन रीजंस। उसको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए था। बाकी तो स्क्वाड तकरीबन मोर और लेस वही है जो कि एक्सपेक्टेड था। इमामुल हक और फ़खर पिछले 2 साल 3 साल से पाकिस्तान के ओपन कर रहे हैं। मेजर चेंजेस तो नहीं है। साइकोलॉजिस्ट की अच्छी ऑप्शन है जो कि इंडिया के तौर पे आपको वर्ल्ड कप के लिए चाहिए होगा। अदर देन दैट यही स्क्वाड एक्सपेक्टेड था, यही बाबर की कप्तानी के मुझे अपनी जगह पे एतराज अपनी जगह पे, लेकिन ही इज बीन द कैप्टन फॉर 2 इयर्स नाउ, ही इज हैड द एक्सपोजर, सो उसके पास एक्सक्यूज कोई नहीं होगी कि मैं इस टीम को नहीं खिला सका या मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी थी। हाँ जी काशिफ भाई, एहसान उल्ला वाला मामला, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये भी सुनने को मिल रहा है कि बार बार हम देखते हैं कि इमाद वसीम की इंडक्शन ना होना, ये भी बड़ा मामला है।
देखें, अगर अगर आप वनडे टीम की बात करते हैं और जिस तरह आगे एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमाद वसीम की जगह बनती है वनडे हम्म। क्रिकेट के अंदर। हाँ, टी20 में उनके ऑप्शन बन सकता है, लेकिन वनडे में नहीं बन सकता। जो स्क्वाड सेलेक्ट किया गया है इन 2 टूर्नामेंट्स के लिए, बहुत बेहतरीन स्क्वाड है, लेकिन मेरी एक रिजर्वेशन है सऊद शकील के बारे में। सऊद शकील को आपने अफ़गानिस्तान में मौका दिया, तो आपको उसको आगे एशिया कप में और वर्ल्ड कप में भी मौका देना चाहिए था। वो ऐसा प्लेयर है जो आपका एक साइड पे विकेट रोक सकता है। अगर इन केस लेकिन उसकी बाबर आजम इंडक्शन को हुई ना, काशी भाई आ गया, अब खिलाएं ना खिलाएं वो एक अलग बात है, लेकिन सऊद नहीं, शकील चले उसका नाम तो आया है ना। नहीं, उसका नाम अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो जी, आ गया है, अफगानिस्तान के लेकिन अगेंस्ट। एशिया कप के लिए उसका नाम नहीं है, उसका निकाल दिया गया है हाँ जी, नाम। एशिया कप नहीं, लेकिन अफगानिस्तान सीरीज में तो है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपने ऐसे प्लेयर को आप एक सीरीज के लिए इंडक्ट नहीं कर सकते। सऊद शकील अब अच्छा नाम है, सऊद शकील का सबने टेम्परामेंट, उसकी गेम, उसकी हम्म। टेक्निक सबने देख ली है। अब आप ये नहीं कर सकते कि ऐसे प्लेयर को आप एक सीरीज के लिए खिलाएं, अगर वो ना परफॉर्म करें उसे आप बाहर निकाल दें। इसका मतलब है आप उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्लेयर को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जिसने अभी रिजवान ने बात की एहसानुल्लाह की, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था, 152 की स्पीड पे गेंद कर रहा था। पहली गलती तो ये थी कि उसका इंक्लूजन इन द टीम बहुत जल्दी था। हम्म। पीएसएल 2 मैचेस के बाद आप ये फैसला नहीं कर सकते कि इसको नेशनल स्क्वाड का हिस्सा बना दें। उसको भेजना चाहिए था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खिलानी चाहिए थी और उसकी वहाँ से परफॉर्मेंस जज करके फिर उसको लेके आना चाहिए चलें, था। एक छोटा सा ब्रेक एकदम लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा, जरा नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। अब तो वापस आ गए हैं डिपार्टमेंट्स भी, अच्छी चीज़ है, कम है लेकिन आ गए हैं वापस। और जाहिर है कि अभी ज़रा तजर्बे के तौर पर वापस आए, चूँकि एक बार शट डाउन हो जाए ऑपरेशन, उसका वापस से रिस्टोर होना बहुत मुश्किल काम होता है। वापस आए डिपार्टमेंट पर भी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। और डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली हुई और उसके साथ स्पोर्ट्स की भी हुई, बहुत ज़्यादा अब दीगर स्पोर्ट्स में भी डिपार्टमेंट्स वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि क्रिकेट से ये मामला बंद हुआ तो अचानक हमने देखा कि हॉकी और बाकी डिपार्टमेंटल प्लेयर्स जो है बेचारे वो रुल के रह गए। तो रिजवान भाई, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का वापस आना डोमेस्टिक में अच्छी चीज़ है, बेहतर है, और इससे जो पहले वाला स्ट्रक्चर था जो अचानक से सारा कुछ तब्दील होकर रीजन पे रह गया था, 192 प्लेयरों की हद तक सुकड़ के रह गया था, तो कैसे देखा उसको और इसका क्या मामला आगे देख रहे हैं? देखिए, टेक्निकली तो आई बिलीव कि डिपार्टमेंट्स नहीं होने चाहिए और आपको अपने रीजन वाइज क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो कि आपने पीएसएल में भी देखा, जो टीमों को लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये हमने क्योंकि 1950 से 1955 से तकरीबन इस किस्म के स्ट्रक्चर के आदी हुए हैं और डिपार्टमेंट्स उनको पे भी करते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट शुड हैव बीन स्पॉन्सर्स ऑफ इस्लामाबाद टीम, कराची टीम, लाहौर टीम, लेकिन ये जब स्ट्रक्चर की आदत इतनी ज़्यादा पड़ गई हुई है और एक तो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर भी आपका पिछले 25 साल से हर 2 साल बाद चेंज हो जाता है। सो एक दफ़ा आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि चाहिए क्या। यहाँ पे ठीक है, टेक्निकली तो आप बात बिल्कुल ठीक करते हैं कि रीजन अलग अलग होने चाहिए, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, भावलपुर सारे अपने खेलने चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर चल नहीं रहा क्योंकि उसमें पैसा नहीं आ रहा और उसकी वजह से आपका जो 400 प्लेयर का फर्स्ट क्लास का पूल था वो कम होकर 150-180 पे रह गया। सो आई थिंक दिस इज द राइट डिसीजन। ये एक अटेम्प्ट हमने कर ली, करके देख लिया, ये अटेम्प्ट फेल हो गई। ये बहुत ज़्यादा शौक था लोगों को जब से डिपार्टमेंट से कि जी इस तरह हो जाएगा तो टीम बेहतर हो जाएगी, तो उससे कोई हमें फ़र्क पड़ा नहीं है और लोगों की रोजी रोटी पे रात नहीं मारनी चाहिए। आपको जो प्लान भी करना था ना, जब पहले आपने ख़त्म किया डिपार्टमेंट्स को, तो फिर प्लान ट्रांजिशन का फेज होना चाहिए था कि यार पहले साल ये होगा, दूसरे साल ये होगा और इन बच्चों को हम इस तरीके से कॉम्पनसेट करेंगे फाइनेंशियली। जब वो नहीं हुआ तो लोगों को नुकसान होना शुरू हो गया। दैट इज व्हाई वी हैव कम बैक, क्योंकि आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी। अगर आप प्लान ठीक तरीके से किया होता तो शायद ये चल भी जाता, लोग देखने भी आते, बट सिंस रोजी रोटी का मामला है तो फिर आपको ये इसी तरीके से करना पड़ेगा। हाँ जी काशी भाई, फाइनली डिपार्टमेंटल देखिए, क्रिकेट रिवाइव हो रही है, अच्छी चीज़ है। स्ट्रक्चर में अब रीजन्स भी हैं, पैटर्न ट्रॉफी वही पुराना वाला सिस्टम, उसके अंदर फिर डिपार्टमेंट, तो अच्छी चीज़ है। ग्रेड 2 भी लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के नाम से मंसूब कर दी गई है और 4 रोज़ा क्रिकेट ग्रेड 2, तो अच्छी चीज़ है। अब क्रिकेट डोमेस्टिक में भी थोड़ी दोबारा से एक्सपेंड हो रही है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मसला ये है कि क्या आप शायकीन क्रिकेट के लिए क्या लेकर जा रहे हैं? क्योंकि रीजनल क्रिकेट से हमने ये देखा था कि लोग स्टेडियम में, ग्राउंड में आना शुरू हो गए थे, मैचेस देखना शुरू हो गए थे। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट से ये तो नहीं होगा कि पूल बड़ा हो जाएगा, लेकिन लोग जो हैं वो जो ग्राउंड में आते थे वो वापस चले जाएँगे।
तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, लोगों को वापस ग्राउंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो प्रेशर है ना, वो प्लेयर्स को बहुत बहुत कुछ सिखाता है और वहीं से नाम बड़े बनते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कमर्शियल एंगल को मज़बूत रखें, आप टीवी ज़बरदस्त। को साथ अटैच रखें, हर लीग जो है वो टीवी पे टेलीकास्ट हो, ताकि लोग उसको देखें और हमारे सिलेक्टर्स भी उसको देखें और वहाँ से प्लेयर्स को निकालें। जहाँ तक रीजनल क्रिकेट का ताल्लुक है, रीजन का क्रिकेट भी कामयाब हो सकती थी अगर आप इसको छोटे रीजन्स में ले जाते। लेकिन अगर आपने 4 पहले 8-10 टीमें थी, उसको कम करके 4 टीमें बना दी, तो फिर तो डेफ़िनिटली आपको अपने लिए प्रॉब्लम होना ही होना था। इसलिए रीजनल क्रिकेट का प्रॉब्लम वहाँ से है और बिल्कुल सही कहा रिज़वान ने कि हमने होमवर्क पूरा नहीं किया हुआ था। हमें पता नहीं था कि हमने पूरा प्लान एग्ज़ीक्यूट किस तरीके से किया है, थोड़ा जल्दी शायद प्लान कर लिया था। लेकिन अगर अब अगर वापस हुँ। डिपार्टमेंट में आए हैं, तो डिपार्टमेंट में जो-जो पिटफॉल्स थे, जो-जो कमियाँ थी, मेरे ख़्याल है उस पे देखना चाहिए, उसको काम काम करना चाहिए और वहाँ से क्रिकेटर्स को और बेहतर तरीके से आगे लेके जाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ अभी गुज़िश्ता कोई 1-2 प्रोग्राम पहले आलिया रशीद साहिबा थी प्रोग्राम में, मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जब हमने एक नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या हासिल हुआ और पुराने स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए क्या ठोस रीज़न्स थी? उन्होंने एक ही बात में सारी बात ख़त्म की, जो कि बड़ी मुझे अच्छी भी लगी। उन्होंने कहा कि हमने जो टी20 का वर्ल्ड कप था, 92 का वर्ल्ड कप था और चैंपियंस ट्रॉफ़ी थी, ये सब डिपार्टमेंट खेल रहे थे, वही पुराना क्रिकेट स्ट्रक्चर था, उसी के दौर में सारा कुछ जीता। जब से वो स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ तो आपने मुझे बता दें कोई एक टूर्नामेंट उसके बाद जो खेला हो बड़ा आईसीसी का, वो जीता हो? मैंने कहा बात तो आपकी सही है, क्योंकि उन्होंने कहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आप अपनी क्रिकेट को ब्रांड कैसे बनाते हैं और फिर अपनी क्रिकेट के लिए, ये आप काशिफ शबीर वाली बात कि लोगों में अट्रैक्शन कैसे पैदा करते हैं। क्या कहते हैं रिजवान भाई? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। आलिया तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और उनकी बात पे भी दम है कि जब आप जीत रहे हैं ना, तो आपको विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहिए। आप अगर मैं और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आप इंडिया का स्ट्रक्चर उठाएं रणजी ट्रॉफी का, तो वो पिछले 50 साल से वही स्ट्रक्चर चल रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया का उठाएं तो उनका वही 50-60 साल से वही सिस्टम चल रहा है। तो ओनली चेंज दैट हैज बीन मेड इज इन इंग्लैंड। जब उनकी 14 काउंटीज थी और फिर वो होम एंड अवे सबके साथ मैच खेलते थे, उसमें एक एडिशन हुई डरन की 92 में, जो कि पहले 4-5 साल बिल्कुल लास्ट आती थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टीव हामसन वहां से निकला और वो 3-4 दफा वो टूर्नामेंट भी, इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप भी जीत गई। और जो दूसरी चेंज उन्होंने की, वो उस स्ट्रक्चर को ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कर दिया कि उसमें रेलीगेशन और प्रमोशन डाल दी। हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो कर लेते हैं, लेकिन हम रेलीगेशन प्रमोशन नहीं डालते कि जी लाहौर रेलीगेट नहीं हो सकती, कराची रेलीगेट नहीं हो सकती। भाई अच्छा खेलोगे तो प्रमोट होगे, रेलीगेट हो जाओगे नहीं अच्छा खेलोगे, ताकि कंपटीशन बढ़े। अब जब ये रेलीगेशन प्रमोशन आता है ना, फिर टीम वैसे पॉइंट का बैठ के सोचना पड़ेगा कि यार कि ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लैंड का है, जो हमें क्या सूट करता है वो बनाना पड़ेगा। और उसके लिए फिर आप सारे मतलब पुराने पिछले चेयरमैन को और पिछले सारे सेक्रेटरीज ऑफ द बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव्स को बुला के एक दफा बिठा लें, 10 दिन की कॉन्फ्रेंस कराएं और एक चीज पे मुत्तफिक हो जाए और ये फैसला कर लें कि अगले 25 साल इसको हमने चेंज नहीं करना, इफ इट वर्क्स और इफ इट डजंट। बट इतने ब्रेन बैठेंगे तो आई एम श्योर दे कैन कम अप विद अ प्रॉपर सॉल्यूशन। लेकिन चले। हर 2 साल बाद नया कि ये चेयरमैन आया। अच्छा, यहाँ पर वो आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, ये दोनों हजरात ने बड़ी सही और बड़ी जो गेम के से रिलेटेड एक अहम बात है ना, उस पर सही बात हो गई है। एक चीज़ मुझे बताएं दोनों हजरात, शान मसूद काफ़ी ज़्यादा मौके मिल गए शान मसूद को, और अब उनके नाम भी नहीं था अफगानिस्तान सीरीज़ में। आपने देखा कि सलमान अली आगा और सऊद शकील हैं, तो शान मसूद के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हुई काशिफ शबीर साहब? नहीं, बिल्कुल ज़्यादती नहीं हुई। शान मसूद को जितने मौके मिले हैं, मेरे ख़्याल है इतने ज़्यादा मौके शायद ही किसी क्रिकेटर को मिले हों, लेकिन वो भी ये दूसरे मंजूर अख्तर ही हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो साइड मैचेस में परफॉर्म करेंगे, काउंटी में परफॉर्म करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द नेशनल टीम, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस लैक कर रही है। आप बताएं, सलमान अली आगा, सऊद शकील को निकाल के शान मसूद को डालना कहाँ की अक्लमंदी है? या इमाम को निकाल कर, तो बाबर आज़म को निकाल कर या अब्दुल्ला शफीक को निकाल के उसको कैसे हम डालें कि जो बंदा परफॉर्म करके ही नहीं आपको दे रहा, वो ठीक है, T20 में चले। आपने एक तो एक इस पर हो गई में बात। रिजवान भाई, आपसे सरफराज वाली बात, काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि हारिस की जगह सरफराज को होना चाहिए वनडे में। रिजवान भाई? नहीं, मेरे हिसाब से सरफराज बिल्कुल ठीक है। हारिस ने देखिए हारिस की जगह सरफराज को नहीं, सरफराज को ही होना चाहिए, क्योंकि सरफराज हैज प्लेड इनफ क्रिकेट, एक्सपोजर है उसका। हारिस ने अभी तक अपने आप को वनडे फॉर्मेट में प्रूव नहीं किया, वो सिर्फ T20 फॉर्मेट खेला है और उसमें भी जो इनिंग्स खेली है 25-30 वाली खेली है, इससे लंबी नहीं खेली। वनडे में
आई फील इट इज क्लोजर टू टेस्ट मैच क्रिकेट। और लंबी इनिंग का आपको मौका 60, 70, 80 बॉलें खेलने का भी, अगर 4 विकेट या 5 विकेट जल्दी गिर गए तो वो एक्सपोजर शायद सरफराज बर्दाश्त कर सकता है, इनिंग बनाने वाला। हारिस डज नॉट हैव दैट एक्सपोजर इज येट, ही इज येट टू प्रूव हिमसेल्फ। इसी तरह जब शान मसूद की मैं बात करता हूँ, उसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि देखें यार, शान मसूद ने हर फॉर्मेट में डिसअपॉइंट किया अभी तक। वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वनडे के T20 के फॉर्मेट में, T20 खेलता है वनडे के फॉर्मेट में, और वनडे खेलता है टेस्ट मैच के फॉर्मेट में। सो बिल्कुल ठीक डिसीजन है। ही डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम। चले, बहुत शुक्रिया रिजवान हैदर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ शबी, क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हजरात मुश्किल ही किसी चीज़ पर अग्री होते हैं, लेकिन आज बड़ी बात है किसी एक चीज़ पर हो गए। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नसीम शाह के हवाले से जाते जाते बता दूं कि ही इज़ फाइन, उनको पेन ज़रूर था कंधे में, लेकिन वो इंजर्ड नहीं थे, और उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उनके मैचेस को अब नज़र में रखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि हमें वो एशिया कप, अफगानिस्तान सीरीज़ के बाद वो वर्ल्ड कप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हथियार है, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है माशाल्लाह से। तो इस वजह से उन पर थोड़ी सी कतगल लगाई गई है कि अपने मैचेस को, वर्कलोड को मैनेज करें। बाकी वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड नहीं है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।